के बच्चों के लिए भी वीडियो जारी करूंगा। तो बच्चों, आज विशेषकर ये कला वर्ग 12 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर शीत युद्ध। बच्चों, शीत युद्ध शब्द का अर्थ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो बच्चों, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्नार्ड बरूचा ने किया था। बर्नार्ड बरूचा एक विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। अब अगर हम शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ देखें बच्चों, तो शीत युद्ध वह युद्ध है जो युद्ध की समस्त तैयारियों से सुसज्जित है, लेकिन वास्तविक धरातल पर युद्ध न होकर तनाव की उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो किसी भी समय एक भावी युद्ध में बदलने को आतुर है। ये डेफिनेशन अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं, लेकिन मैं एक विद्वान के अनुसार आपको शीत युद्ध की परिभाषा को स्पष्ट करता हूं। फ्लेमिंग नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने शीत युद्ध की परिभाषा का वर्णन करते हुए कहा है कि शीत युद्ध वह युद्ध है जो वास्तविक युद्धस्थल पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि यह मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। यानी आप समझ चुके होंगे बच्चे कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध स्थल पर न लड़कर मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। अब ये कौन दो मानव मस्तिष्क थे? तो बड़े अर्थों में आप समझिए कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के प्रमुख देश थे, और एक तरफ पूर्वी यूरोप, और जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। बच्चों, अब आपको हम स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे कि शीत युद्ध से पहले तनाव की वह अवस्था थी जो वास्तविक युद्ध ना होकर एक ऐसे तनावपूर्ण माहौल को सृजित कर चुका था जिसमें तत्कालीन विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका था। अब बच्चों, शीत युद्ध का समय सभी जानते हैं कि 1945 से लेकर 1990 और तक के दौर को हम लोग शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। अब 1945 में यह शीत युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे उत्तरदायी कारणों की भी हम खोज करेंगे। तभी आपको गहराई से ये बात समझ में आएगी कि इन दो देशों के बीच ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि इनमें कोल्ड वार प्रारंभ हो गया। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये अमेरिका और सोवियत रूस और इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश साथ मिलकर जो है धुरी राष्ट्रों का सामना किए थे। फिर ऐसा इनमें अचानक क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तो बच्चों, इसकी हम गहराई से पड़ताल करने के लिए 1917 जब प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी क्षति भी हुई थी, क्योंकि विजय जरूर मिली थी रूस को भी, लेकिन उस दौरान जार जो द्वितीय था उसके निरंकुश शासन से वहां की जनता ने क्रांति की थी, और बोल्शेविक क्रांति जो एक सफल साम्यवादी क्रांति 1917 की थी, उसी से ही जो है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों का सोवियत से वैमनस्य का बीजांकुर हो जाता है। यानी प्रथम बार जो वैचारिक टकराव है वो बोल्शेविक यानी साम्यवादी क्रांति थी। अब बच्चों, इस बोल्शेविक क्रांति को हम अलग से आपको समझाएंगे, लेकिन इतना समझना जरूरी है आपके लिए कि ये साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद क्या है और पूंजीवाद, तो दोनों का अर्थ समझते हुए फिर हम आगे इस घटना से चलकर विश्लेषण करेंगे 1945 तक की घटनाओं का। तो बच्चों, साम्यवाद वह व्यवस्था है जो निजी एकाधिकार को समाप्त करके सरकार का स्वामित्व यानी स्थापित करता है, यानी सर्वहारा वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है, जिसमें पूंजी का कुछ हाथों में केंद्रित न होकर संपूर्ण समाज पर पूंजी का वितरण होना सुनिश्चित करता है। यानी साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तिगत पूंजी यानी व्यक्तिगत एकाधिकार का विरोध करता है। यानी साम्यवाद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी
योग्यता के अनुसार हर हाथ को काम, यानी जब रूस में साम्यवादी क्रांति सफल हुई थी तो हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दी गई थी, यानी वहां पर एकाधिकार को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग यानी बर्जुआ वर्ग का शासन स्थापित हुआ था। अब बात करते हैं पूंजीवाद, तो ठीक इसी का विपरीत है। पूंजीवाद में संपत्ति का एकत्रीकरण ज्यादातर निजी हाथों में होता है और अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था और सोवियत साम्यवादी दलों का नेतृत्व कर रहा था। अब आपसे प्रश्न ये उठता है कि बोल्शेविक क्रांति से अमेरिका और सोवियत रूस की क्या दुश्मनी, क्या वैमनस्य था। तो आपको हम बता दें 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार को 1933 तक अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि इसका एक शुरुआती कारण यह भी था 1933 तक अमेरिका ने सोवियत सरकार को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1933 में नाजियों और फासिस्टों यानी हिटलर के नेतृत्व में और मुसेलिन के नेतृत्व में इन दोनों देशों के सामने संकट उत्पन्न हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों ने आपसी वैचारिक विरोध को भुलाकर हिटलर और नाजी मुसोलिन के खिलाफ एक सैनिक गुट में शामिल हो गए। अब यहाँ ये विश्लेषण करना आवश्यक है। आप ये देखिए कि उनकी जरूरत थी कि उन्होंने नासियों और फासिस्टों के खिलाफ एक सैनिक गुट में शामिल हुए, लेकिन एक जो साझा और स्वाभाविक गुट या मित्रता होता है उस तरह का कोई इनका गठबंधन नहीं होता, बल्कि यह तत्कालिक संकट से या तत्कालिक भय से उपजा एक संगठन था जिसमें आपसी विश्वास बहाली नहीं हुई थी। और आप समझ सकते हैं बच्चों कि बिना आपसी विश्वास बहाली के, बिना एक साझा कार्यक्रम के, बिना एक दूसरे की नीतियों पर भरोसा किए बिना कैसे आपकी मित्रता दूर तक निभाई जा सकती है। ठीक वैसा ही सोवियत रूस और अमेरिका के साथ हुआ। इन लोगों ने उस समय इटली, जर्मनी और जापान के खिलाफ एक मैत्रीपूर्ण गठबंधन तो जरूर किया, लेकिन उसमें आपसी विश्वास बहाली नहीं कर पाए। और यहीं से आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इन्हीं पूर्व कट अनुभवों के आधार पर रूस सतर्क था और उसने 1941 में जापान से अनाक्रमण करने की एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था और यही संधि उसने जर्मनी पर भी 1941 में की थी। इस तरह से इस संधि के बावजूद भी अमेरिका सोवियत रूस को अपने गुट में चाहता था और रूस जो है वो जर्मनी द्वारा अचानक आक्रमण से अमेरिकी गुट में शामिल हो गया। जर्मनी द्वारा 1941 में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देने से यह स्वाभाविक हो गया कि अब सोवियत रूस अमेरिकी गुट से लड़ेगा।